जय हिंद, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप राय और हमारे साथ हैं श्रीमती रीचा त्रिपाठी मैम, जो सोनी धापा इंटर कॉलेज में सहायक प्रवक्ता के पद पर हैं। और अभी मऊ जनपद में एक कंट्रोवर्सी सोनी धापा इंटर कॉलेज में हुई, जिसमें बच्चे बहुत एग्रेसिव हो गए और आंदोलित हो गए और उनके कुछ अपने आरोप थे और उसको लीड किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने। तो हम लोग कहते थे कि परिषद तो एक हायर एजुकेशन में वर्क करता है, तो वो किस तरह से एक माध्यमिक विद्यालय में इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो कई पहलू हैं इस पूरे चीज़ को। और मैडम चूंकि अपने कला के रूप में जानी जाती हैं, हर मंच पे बच्चों को कला, संगीत, साहित्य, संस्कृति और नाटक और हर विधाओं के लिए मंच पे लीड करती हुई दिखती हैं। तो पूरे जनपद में एक ऐसा नाम है जो हर मंच पे मौजूद रहा है एक दशक से। तो ये बच्चों को तराशती हैं और बच्चों को जिला से मंडल, मंडल से प्रदेश और कई बार देश में भी बच्चों को ले गई हैं अपने, और वहाँ पे भी पुरस्कार बच्चे जीते हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के केंद्र में मैडम का आना और एक राजेश सिंह जी हैं उनका आना और बच्चों का ये आरोप लगाना कि ऐसा कई वर्षों से होता था कि मैडम जो है अपने बातचीत से या कहा जाए कि जो वो उनका ये है कि गाली गलौज से या अभद्र अमर्यादित टिप्पणियों से हम लोगों को हमेशा आघात पहुंचाती रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि ये दबाव की प्रक्रिया, ये उछाल है और बच्चे इसके लिए आंदोलित हुए और विद्यार्थी परिषद जो लीड किया तो सोनी धापा के मेन गेट पे ताला लगाए और बच्चे प्रांगण में आके और लामबंद होके एक तरह से नारेबाजी किए, मुर्दाबाद का नारा लगाए। और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि मैडम एक तरह से बर्खास्त हो, निलंबित न हो। हालांकि अभी कल का आदेश रहा कि 3 स्तरीय जांच कमेटी कोई थी और प्रथम दृष्टया जो भी उन्होंने देखा डियास के नेतृत्व में जो भी रहा, तो महाविद्यालय जो विद्यालय के प्रबंधक हैं उन्होंने मैडम को निलंबित भी कर दिया है। तो उस निलंबन के बाद हम प्रतिक्रिया चाहते हैं मैडम का कि मैडम जो घटनाक्रम हुआ अभी हाल का पूरा घटनाक्रम, उसको बहुत संक्षेप में बताइए कि कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है इसके पीछे, कोई लॉबी है या बच्चे जो कह रहे हैं वो बच्चों का एक स्टैंड है। सर, इसमें पहली बात तो प्रणाम बच्चे शामिल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो जो लड़कियां बोल रही हैं उसमें से 2 या 3 लड़कियां जो है वो केवल कॉलेज की ड्रेस में है और उसमें एक लड़की अनन्या शर्मा है, वो एबीवीपी की है। शुभम गुप्ता एबीवीपी का है, जिनको मैं कई साल से जानती हूँ, बचपन से बड़े होते देखा है। एक लड़की प्रियांजलि की बहन है, उसको भी मैंने पढ़ाया है। ये सारे बच्चे एबीवीपी के हैं। सर, एक छोटी सी बात है कि उन लोगों के गलों में एबीवीपी का पट्टा है, बच्चों को बिस्किट नमकीन सप्लाई किया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। तो अगर ये एक संगठन का कार्य है तभी वहां पर दिखाई दे रहा है, वो तो एक अलग बात है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब हुआ क्यों है, क्योंकि मैं एक प्योर सर पूरी तरह से गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैं पूरी तरह से अपने डिपार्टमेंट माध्यमिक शिक्षा के लिए समर्पित हूँ, सोनी धापा के लिए समर्पित हूँ। मेरा समाज से भी उतना संबंध नहीं रहता है। मैं पठन पाठन वाली महिला हूँ। आप थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम ऋचा त्रिपाठी है। मेरे पिताजी श्री सुब्रत त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं सर्वोच्च पद पर। मेरे नाना जी उत्तर प्रदेश में डीआईजी पद से रिटायर है, वो खुद आईपीएस अधिकारी थे। बहन मेरी बहुत सीनियर डॉक्टर है जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज देहरादून में। एक छोटा सा परिवार है, एक 8 साल का बेटा है। जब मैं मऊ आई 2014 में, तो शैलजा श्रीवास्तव के बाद कई साल से कॉलेज का जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी वो खाली हो गई थी और उसके पहले कॉलेज का बहुत नाम था। तो मैंने उसको एक चुनौती की तरह से लिया। मेरी पूर्व प्रिंसिपल मंजू राय तथा रिजवाना जी, जिनके साथ मैंने लगभग 7 साल काम किया, 8 साल, उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे सारे पुराने डीआईएस, माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, सबने साथ दिया और उसका नतीजा ये निकला कि हम पूरे जिले के समस्त कार्यक्रम कराने लग गए। मेरा कॉलेज में अपना संसाधन का एक स्तर है जिससे मैं बच्चों को कपड़े, ड्रेस, मेकअप देने लग गई और मैंने खुद अपनी मम्मी के नाम से कुछ पैसा बच्चों के प्रोग्राम्स में डाला। हमें कई संस्थाओं से भी पैसा मिला, हिंदी संस्थान से मिला, कुशमोर से मिला। तो एक बच्चों को हम लोगों ने ट्रेन करना शुरू किया और मैंने अकेले ये पूरा कार्यक्रम किया। मेरी प्रबंधक का बहुत साथ रहा, मेरे प्रबंध तंत्र का साथ रहा, माध्यमिक शिक्षा के सभी लोगों का साथ था, बहुत सारे कॉलेजेस का साथ मिला। उसका नतीजा ये निकला है कि आज 11 साल के बाद सोनी धापा प्रतिवर्ष 100 से ऊपर सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में अर्जित करता है।
अभी हम इस साल 3 स्टेट निकाल चुके हैं। लास्ट ईयर हमने 4 स्टेट निकाले थे। सर मैं 500 से ऊपर जिला स्तरीय कार्यक्रम जो कि गवर्नमेंट प्रोग्राम है या बहुत प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा किए गए हैं, 50 के अराउंड मैंने मंडल कार्यक्रम और 25 स्टेट और 3 से 4 में नेशनल प्रोग्राम जो है उसमें अपने कॉलेज को ले जा चुकी हूँ। कई बार मैं खुद भी अपना साइंस का मॉडल लगाती हूँ और मैंने एज ए टीचर प्रतिभाग करके भी कॉलेज के लिए ट्रॉफियां जीती हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा मैं इसमें रोकूंगा। अब अचानक सर इसमें हुआ क्या है उस दिन, हम छोटी सी घटना है। हाँ। 2022 से मैं जेल में भी पोस्टेड हूँ। जी तो ऑन पेपर हाई कोर्ट ने मुझे संप्रेक्षण गृह पुरुष में बालक वर्ग में वहां पर मैं नाटक सिखाती हूँ। मैंने इससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज भी किए हैं। मैं वहां से पढ़ा कर 2 घंटे वहां जाना है और 2 कालांश मुझे कॉलेज में लेने हैं। तो जब मैं कॉलेज में आई तो कक्षा 10 की छात्राएं कक्षा में अनुपस्थित थी और 15 बच्चे बैठे थे, 15 से 20 बच्चे क्लास के बाहर थे। शायद 21 नवंबर की घटना है ये, काफी पहले की। तो मैंने जो बच्चे बैठे थे उनसे बोला कि जाओ जो बच्चे अनुपस्थित हैं उनको पकड़ के लेके आओ। तो उन लड़कियों को हमने बुलाया। तो हमने कहा कि बेटा अगर तुमको पढ़ना अच्छा नहीं भी लग रहा है फिजिक्स, तो क्लास में बैठोगी, सुनोगी, कम से कम नोट्स बनाओगी तो अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने मुख्य बिंदु मेरा है, सोनी थापा का नीचे का पूरा फ्लोर कैमरे पे है, हमारा ओपन एरिया भी कैमरे पे है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हर कमरे में 2 कैमरे और 1 वॉइस रिकॉर्डर लगा है और ये सब कुछ रात में भी चलता है। तो जो ये डांटने की घटना हुई है, इस घटना में कैमरा भी इन्वॉल्व है क्योंकि सब कुछ कैमरे के सामने हुआ था। मैं बार बार कह रही हूँ कि जब आप जांच कर रहे हैं तो कैमरे की भी रिपोर्ट निकाली जाए। और जी नहीं, वो पूरा जनपद आपको सुन भी रहा है और चीजों को जान भी रहा है। सबसे बड़ी बात है मैं 200 बच्चों को पढ़ाती सबसे हूँ। अच्छी बात है कि सब लोग आपको जानते हैं क्योंकि मंचों से वो 1 दशक से जुड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन एक बात है कि आज के ये समय बच्चों के में ऊपर रोक लगाई गई। आज के समय में अगर बहुत ज्यादा अनुशासित बच्चों को किया सर, जाए अब तो वो आप ये- कहीं ना कहीं वो कठोरता की श्रेणी में उसको मान लेते हैं। और 2 पहलू है, एक तो भीतर सहारियां मारा बाहर मारे चोट, ये एक पुरानी कल्पना थी। लेकिन आज जो जेन जी जनरेशन है वो बहुत मतलब उसको सब अधीर हो जा रही है, उसके अंदर धैर्य नहीं है, असहनशीलता है, तो उसको तुरंत परिवर्तन चाहिए और अपने मन मुताबिक चीजें चाहिए। तो एक कारण तो ये होता है और दूसरा कारण जो बच्चों का कहना है कि मैडम एक लंबे समय से इस तरह से करती आई हैं। एक भी कंप्लेंट ऑन पेपर पहले आनी जी। चाहिए। मेरे कार्यकाल में पिछले 11 साल में एक भी कंप्लेंट ना बच्चों की, ना अधिकारियों की, ना साथी शिक्षिकाओं की। सर हम ऑन पेपर बात करेंगे, हम प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। मुझे वो एक कंप्लेंट की कॉपी दे दीजिए जो मेरे ऊपर आई है। ऑन पेपर ऋचा त्रिपाठी के ऊपर पिछले 11 साल में एक भी कंप्लेंट नहीं है। जितना है वो सिर्फ पुरस्कार है और नाम है। मैं जेडी के लेटर पे काम कर। तो अगर बच्चे कह रहे हैं कि मैं 1 दशक से गाली दे रही थी, तो क्या उन्होंने एक एप्लीकेशन भी किसी को नहीं दी? लेकिन इतना इंटॉलरेंस और बच्चे इस तरह लामबंद हुए तो इसके पीछे क्या कोई कंस्पिरेसी थियरी है क्या? हाँ वो भी है। हमारे एक साथी अध्यापिका है, मैंने उनका नाम दिया है चार्जशीट में। वो एबीवीपी की 1 साल जिला संयोजक रही है खुद। अच्छा। प्लस इस वक्त उनका बेटा प्रदेश मंत्री है इस वक्त एबीवीपी का। तो जब बच्चे उस दिन नाराज हुए तो मैं तो घर चली गई क्योंकि मैं सिर्फ 2 घंटे कॉलेज जाती हूँ। उन्होंने डीसीएसके की लड़कियों को, जिसमें महक अग्रवाल वगैरह है, वो लड़कियां उनके साथ पेंटिंग रंगोली बनाती हैं और एबीवीपी की मेंबर है, उन्होंने डीसीएसके के बच्चों को हमारे कॉलेज के बच्चों से मिलवा दिया। दोनों लड़कियां थी, वो लड़कियां भी हमारी पढ़ाई हुई है, ये लड़कियां भी हमारी पढ़ाई है। इसमें 11-12 के बच्चों ने बोला कि मैम ने 2 साल पहले हमको डांटा है, 1 साल पहले डांटा है। तो छोटे बच्चे जो थे वो जेन जी के बच्चे थे, गुस्सा हो गए कि हमको क्यों डांटा, हम पढ़े ना पढ़े आपने हमको क्यों डांटा। तो मैम हमको मोबाइल लाने पे क्यों मना करती हैं, रील बनाने पे क्यों मना करती है। तो इन बातों को बच्चों ने आगे बढ़ाया। तो इसको एक एप्लीकेशन देकर प्रिंसिपल को शांति से सॉल्व कर लेना चाहिए था और प्रबंधक को या डीआईएस को, या कि बेटा नाराज मत हो, अगली बार से मैम कुछ नहीं बोलेंगी, और या फिर मेरी बच्चों के साथ मीटिंग करा देनी चाहिए थी, या मुझे एक नोटिस देना चाहिए था कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है। मुझे अभी तक सिर्फ सस्पेंशन लेटर मिला और कुछ मिला ही नहीं है। तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि मैं जेल में पढ़ा रही थी। एबीवीपी लगातार 2 महीने से उन बच्चों को उकसा रहा था। 21 नवंबर से 21 दिसंबर, 21 दिसंबर से 21 जनवरी आने वाला है। अचानक उन बच्चों को ये बोला गया कि उनके पास, मैंने यही बोला कि अगर कुछ भी हुआ है तो कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी, वो भी नहीं। जब मैं उस दिन छुट्टी पे थी 8 और 9 को आकस्मिक अवकाश पे, मम्मी मेरी लगभग बहुत बीमार है, तो मैं बनारस जा रही थी बेटे के साथ। मेरे पास कॉल आई कि स्कूल में तालाबंदी हुई है।
मैं ट्रेन पकड़ने वाली थी, मैं छोड़ी, मैदान में गई, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने डीआईएस को पैसा दिया, प्रबंधक को पैसा दिया, मैं चरित्रहीन हूँ, ये भी आरोप आए हैं, मैं शराब पीती हूँ। बेटा अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो आपकी माओं को भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। एक कंप्लेंट 11 साल में केवल हाथ से लिख के भी दी होती कि मैम ऐसी हैं, आप एक कॉपी बैकडेटेड दिखा दीजिए जिसमें मेरा नाम है। 11 साल की नौकरी में एक भी शिकायती पत्र नहीं है सर, एक भी शिकायती पत्र। कार्य ऑन पेपर होता है, कहने से नहीं होता है। कि जैसे लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व जो हो जाती है, हाँ। तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रिंसिपल स्तर से, प्रबंधक स्तर से और अध्यापकों की गुटबाजी और आपकी प्रसिद्धि, हाँ, आपकी लोकप्रियता, आपकी कर्मठता, तो क्या ये भी कोई एंगल है क्या? बिल्कुल सर। क्या होता है कि महिलाओं में एक ऋण का विज्ञापन आता था बहुत साल पहले, आपने सुना था कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो ये थोड़ी सी महिलाओं के अंदर अच्छा, किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो जो सफलता है उसको नष्ट कर दो, या तुम उससे अधिक मेहनत करके उससे बड़ी समांतर रेखा खींच लो। तो हुआ कुछ नहीं है, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को जिनको मुर्दाबाद का मतलब भी नहीं पता, एबीवीपी ने अपने एंगल में ढाला और अपनी राजनीति बनाने के लिए और मुझे खत्म करने के लिए। नहीं, विद्यार्थी परिषद तो बहुत अच्छा काम करता रहा हाँ, है और नेशनल लेवल पे करता रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ जो व्यक्तिगत, उसमें हमें विद्यार्थी परिषद से दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन जो इसमें व्यक्तिगत मिसेज गुप्ता जो है, जो टीचर है, उनका बेटा, तो एक एंगल जो आप बोल रही है, तो ये थोड़ा सा कोड में खाद लग रहा है कि ये ठीक बात थोड़ी सी नहीं दिख रही। अगर ऐसा है तो उनका रिकॉर्ड भी सही नहीं है। वो 3 साल बर्खास्त हो चुकी हैं और बर्खास्त होने के बाद वापस आई है 2014 से 2017 तक। वो लगातार प्रबंध तंत्र से कहती रही कि मुझे कार्यक्रम दो, ऋचा को कार्यक्रम तो इसका मतलब बदले और जलन की भावना की बात आप कर रही हैं। और साथ में एक अध्यापिका और भी है, वो कोचिंग चलाती हैं अपने घर में, प्रज्ञा कोचिंग, प्रतिभा सिंह जी। वो चाहती थी कि मैं 9 और 10 में साइंस ना पढ़ाऊं, तो अगर मैं हट जाऊंगी। एक बात बताते चलें कि ये जो कोचिंग पढ़ाना एक तरह से अवैध है। अगर आप जो है एडेड ग्रांटेड स्कूल में अगर आप अध्यापक हैं तो आपको पर्सनल कोचिंग और पैसा वसूल करके, ये बिल्कुल अवैध है। तो एक एंगल ये भी है, जिला में ये भी एक चर्चा का विषय है कि 2 अध्यापिका वहां कोचिंग पढ़ाती थी और कोचिंग में वर्चस्व को लेकर और छात्र संख्या बढ़ाने को लेकर के ये सारा विवाद वर्षों से चला रहा था, जिसका प्रकटीकरण इस रूप में हुआ है। तो इस पे क्या कहना चाह रही हूँ? सर, प्रतिभा सिंह एलटी ग्रेड में साइंस पढ़ाती है, मैं भी पढ़ाती हूँ। वो शुरू से, जब मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ, वो 40 साल से पढ़ा रही है। मेरा प्रमोशन हुआ तब मैं पढ़ाने लगी। तो जब से मैं साइंस पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनके यहाँ कोचिंग नहीं जाते हैं, नहीं चल रही है। तो वो चाहती है कि जो मेरा प्रभाव है प्रोग्राम्स में, बच्चों से प्यार है, साइंस अच्छा पढ़ाती हूँ, तो उसके कारण जो है मैं 8 में पढ़ाऊँ, 6 में पढ़ाऊँ, 7 में पढ़ाऊँ, लेकिन 9-10 में मैं ना पढ़ाऊँ। तो उससे अगर मैं वहां से हट जाती हूँ तो वो सारे बच्चे मेरे प्रभाव से मुक्त होकर उनकी कोचिंग में जाएंगे। उनके घर में आप छापा मार के चेक कर लीजिए, प्रज्ञा कोचिंग पिछले 40 साल से चल रही है। दूसरा, वीना गुप्ता अपने घर में वीना गुप्ता कला एकेडमी के नाम से एक संस्था चलाती है, हर गर्मी में प्रोग्राम कराती है और बच्चों से शुल्क लेती है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। ये सब मेरा घर है, 3 फ्लोर चेक कर लीजिए। मैं कहीं कोचिंग नहीं पढ़ाती, किसी संस्था में कहीं कोचिंग नहीं पढ़ाती। मेरी मम्मी लगभग मृत प्राय हैं, तो मैं उनकी देखभाल करूं वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं काम करती हूं सर, मैं संप्रेक्षण गृह में पढ़ाती हूं, खुद की स्कूटी से जाती हूं, जेल में बच्चों के साथ नाटक करती हूं, प्लस मैं जिले के सारे कार्यक्रम देखती हूं और इसके अतिरिक्त साइंस में 5-6 चीज़ों में डील करती हूँ। तो मेरे पास समय ही नहीं है। विरोधियों का एक आरोप है कि मैडम बहुत रसूखदार परिवार से हैं, एक बड़े परिवार से हैं, तो उनका ये कहना है, जो उनका कहना है कि एक तो पुलिसिया फैमिली से हैं, तो एक हनक और रुआब की बात करती हैं और बच्चों पे दबाव बनाती हैं, जो उनका आरोप है। और उन्होंने ये कहा कि एक डोमिनेंट पर्सनालिटी है, हमेशा जो है दबाव बनाती हैं। और एक हायरार्की है जो विद्यालय की, जैसे प्रिंसिपल हैं तो उनकी फरमानउदूली करती हैं, उनकी बातें, जो विरोधियों का है कि बातें नहीं मानती हैं और बच्चों पे चिढ़ती हैं। हालांकि मैडम को हम लोग एक ही रूप में देखते रहे हैं कि वो बच्चों को तराशती हैं और मंच पे ले जाती हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन बहुतों का कहना है कि इस तराशने के क्रम में जो कठोरता होती है वो दिखती नहीं है और वो कठोरता इस बार प्रकट होकर के आई है। तो मैडम ये क्या कहना है? आप जब कोई जेवर पहनते हैं, मैं ही जेवर पहनती हूँ, सुनार जब सोने को थोड़ा सा आग में तपाता है और थोड़ा सा ठोकता है तब वो जेवर बनता है, वरना वो 24 कैरेट की सोने की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप उसको 22 कैरेट में बदल के बदन पे धारण ना करें। शिक्षक, मैं बिल्कुल एकदम क्लियरली बोल रही हूँ कि अगर मैं कठोर हूँ तो जो पीढ़ियां पढ़ के निकल गई उनका विरोध क्यों नहीं आया? इन्हीं बच्चों ने 9-10 में विरोध क्यों नहीं किया जो 12 में विरोध कर रहे हैं? विरोध ना भी करते, FIR करते, एक एप्लीकेशन ही देते कि मैम कठोर है, गाली देती है, वो भी। दूसरी बात है कि
प्रसूपदा परिवार से होना मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरी पीढ़ियां जो है अच्छे पद पे रही हैं तो वो उनका अपना कार्य है। मैंने जो भी मऊ में नाम काम किया है वो मैंने केवल गवर्नमेंट ऑर्डर पे किया है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। आप बच्चों के साथ घंटों घंटों बैठ के मैं उनके साथ खुद बैठ के मॉडल बनाना साइंस के, उनके साथ डांस की प्रैक्टिस करना, मैं कुछ कोर्स में निबंध लिख के देती हूँ और बैठ के याद कराती हूँ। सर बच्चा याद करके नहीं आएगा तो आप उसको बहुत प्यार नहीं करेंगे, थोड़ा सा डांटेंगे कि बाबू अगर मंच पे गलत बोलोगे तो कैसा लगेगा। सर मैं AK शर्मा सर के साथ पिछले 3 जिले के कार्यक्रम में, जब राजेश श्रीवास्तव जी की तबीयत बहुत खराब थी, मैं जिले लेवल की एंकरिंग कर रही हूँ। मैं 15 अगस्त के प्रोटोकॉल में मेरे बच्चों ने 3 कार्यक्रम दिए और मैं 5 घंटे कम्युनिटी हॉल में प्रोटोकॉल के मंच पे थी। अगर ये सब नहीं होता तो मैं 23, 24, 25, 26 आपको बाहर दिखाई देती। सर अगर 4 दिन आप कार्यक्रम कर रहे हैं और बच्चों से आप कहेंगे कि जो मन में आए करो, मैं फोन अलाउ नहीं करती। लेकिन एक कहना है तो फोन अलाउ ना करने से बच्चे भड़क जाते हैं। बिल्कुल, एक दुनिया में एक चीज आई है कि अब ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवहार लोग रख रहे हैं और ज्यादा उदारवादी व्यवस्था चल रही है। अब बच्चों को लोग अब छोटा बच्चा नहीं समझ के मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। और हम लोग चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मित्रवत व्यवहार पे ज्यादा अब लोगों का फोकस है। किसी भी माध्यमिक टीचर तो की कहीं ना कहीं कठोरता से लोग परेशान हो रहे हैं। बच्चे इस तरह से गले नहीं लगते हैं। नहीं, ये तो ममत्व का एक जीता जाता अगर उदाहरण है। इसमें ममत्व है, आपका ममत्व है, तो वो लोग कहते हैं कि मिला जुला बिहेवियर है। मैडम कई बार एग्रेसिव हो जाती हैं और कहती हैं, तो ये भी एक आरोप है विरोधियों का कि जो है लोकतांत्रिक और होना पड़ेगा। सर देखिए, मेरी एक टीम है 25-30 बच्चों की, उसमें बच्चे आते रहते हैं। अनुशासन तो मैं थोड़ा सा मानती हूँ। मैं कुछ चीजों के लिए अब ये जो जेन जी है, इसको एक प्रॉब्लम है कि मैम हम प्रोग्राम में जा रहे हैं तो हम अपना भी फोन लाएंगे। अच्छा मान लीजिए आप अपना फोन लाएंगे, अंडर 18 बच्चे हैं और कोई घटना हो जाती है, बच्चा कहीं गायब हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम ये अलाउ नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि 18 साल से नीचे के बच्चे फोन लेके कॉलेज में ना आए। जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम फिर बुरे बन जाते हैं। कोशिश करूंगी कि आगे अगर मेरे व्यवहार से थोड़ा सा भी इनको टाइटनेस लगती है तो मैं उसको कंट्रोल करूं, लेकिन सर थोड़ा सा अनुशासन तो अगर अध्यापक ना रख के मित्र बन जाएगा तो अध्यापक और मित्र में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। नई प्यार आ रही है, नया समय है और बच्चे मान रहे हैं और दुनिया में देखिए अभी जितना आंदोलन हो रहा है। आपको मैं जो असल बात बता रही हूँ, नई जनरेशन आ रही है, क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरज है। ये हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं, इनको हाशिया छोड़ना नहीं आ रहा है, इनकी मात्राएं गलत है, इनके पैराग्राफ के अराउंड इनको पैराग्राफ चेंज करना नहीं आ रहा है, ब्लू ब्लैक पेन यूज करना नहीं आ रहा है। सर अगर हम निबंध में, कविता लेखन में, कहानी लेखन में, मैं युवा उत्सव में पूरे जिले को हरा के 11 मेडल लाती हूँ, तो जब मेरा बच्चा डिग्री कॉलेज के साथ 15 साल का कंपीट करेगा और उसको हिंदी लिखना नहीं आएगा, तो क्या मैं उसको हाथ पकड़ के टाइट होके नहीं बोलूंगी कि बाबू ऐसे ही लिखो? तो हम उनको पढ़ा भी रहे हैं, हम उनको करना सिखा रहे हैं। आपको वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो गुस्से में हैं। एक बार जाके देखिए कि कम से कम कुछ नहीं तो 1000 बच्चे ऐसे खड़े किए हैं जो इस वक्त CUT क्वालिफाई करके बाहर पढ़ रहे हैं। तो अब वो इतना प्यार मुझे मिला है कि मैं इन बच्चों का नाराज इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो उस प्रक्रिया में आ ही। अगर हम आपको बिल्कुल मित्र बन जाएंगे तो माता पिता गुरु और बच्चे में थोड़ा सा अंतर होता है। आपको एक लेवल, अगर आप बिल्कुल मित्र पे उतर आएंगे तो आप बच्चे को तराश नहीं पाएंगे। अगर आप कथक सिखाते हैं तो सरोज खान भी माधुरी दीक्षित को डांटती है। मैं कैसे कह दूं कि ये मुद्रा ऐसी है तो मैं हाथ पकड़ के टेढ़ा करके ऐसे ऐसे करूं? तो जो मुद्राएं हैं, जो कार्य है, जो हिंदी लिखना है हमको, और वो बच्चे खुश होते हैं। जो उस प्रक्रिया से निकल जाता है ना गन्ना पिर के, फिर वो रस ही बनता है। और जो गन्ना पिरने से इनकार कर देता है कि हम नहीं जाएंगे, तो मैं उनको टच भी नहीं करती। मैं ये भी कह रही हूँ, जो बच्चों से, उनके माता पिता से अनुमति लेती हूँ कि क्या मैं आपके बच्चे को बाहर प्रोग्राम में ले जा सकती हूँ, क्या बच्चा मेरे साथ 2 घंटे रुक के प्रैक्टिस कर सकता है। जब माता पिता बच्चे उस प्रक्रिया के लिए तैयार होते हैं कि नहीं मैम हम मेहनत करेंगे, आप कितना भी डांटेंगी, तो मैं उन्हीं बच्चों को कार्यक्रम में लेती हूँ। एक भी कार्यक्रम के बच्चे ने जो मेरे साथ दिल्ली गुजरात तक गया है उसका विरोध नहीं आया है। ये वो बच्चे हैं जो कार्यक्रम में नहीं है, ये वो टीचर हैं जिनको नेम और फेम नहीं मिला है। तो जब किसी को नहीं मिलता है और उनके दोस्तों को मिलता है तो वो पलट के विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम तो ओपन कह रहे हैं कि बाबू तुम भी आओ, चलो मिलके कॉलेज को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तुम पढ़ने को ही नहीं तैयार हो। तो मैंने कहा ठीक है, क्लास में तो बैठो, क्लास में बैठो, परावर्तन के नियम सुनो, कम से कम पेपर पे कुछ तो करके आओगे। अब तुम मुझसे, आप दोस्ती का मतलब ये तो नहीं कि क्लास 8th पीरियड चल रहा है और हम धूप में बैठेंगे क्योंकि हमको मजा आ रहा है और हम दोस्ती, हम जेन जी हैं।
तो कौन सी जेन जी को मैं धूप सेकने की परमिशन दे दूं? प्री बोर्ड्स मेरे सिर पर है। इस वक्त 3 टीचर हटे हैं, 2 टीचर आपके साइंस के 11-12 के चले गए, मैं चली गई, आप बहुत खुश है, कितना अच्छा लग रहा है, हमको कोई पढ़ने को नहीं बोल रहा। ये आजादी तो नहीं दे दूंगी। मैं प्रश्न पूछने की मैडम से भूमिका में हूं, इसलिए अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैडम को सुना जा रहा है, मैडम के पक्ष को लिया जा रहा है, लेकिन मेरा एक चीज कहना है कि बहुत ज्यादा आपकी काम की बारीकी जानना या बहुत ज्यादा लोकप्रिय होना, ये भी थोड़ा सा अहम तत्व को बढ़ाता है, एक ईगोइस्टिक बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये बैकफायर करता है और बैक स्टेप करने से दृढ़ता देता है कि हम बैक स्टेप नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है, पर्सनली सुझाव तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं आज उस भूमिका में नहीं हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि और ज्यादा लोकतांत्रिक होके, अभी जैसे बड़े देशों में जो अरब स्प्रिंग हुआ या जो अभी ईरान में होने जा रहा है, जनता सड़कों पे है, निश्चित तौर से वहां का जो राष्ट्रपति है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो धार्मिक नेता बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर भी जनता उसके विरोध में है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंतन करने की, मनन करने की, मीमांसा करने की, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत होती है, हमें भी, आपको भी और उन बच्चों को भी, या जो कॉन्स्पिरेसी में लोग लगे हैं उनको भी। एक खतरा ये होता है कि जब आपका कॉलेज कंट्रोवर्शियल होता है तो आप भी उसके जद में आते हैं। अगर आप जैसे दूसरे पे उंगली करते हैं, अगर कोचिंग की बात करते हैं तो वो भी आपकी कोचिंग की बात करता है। तो ये इस वर्ग में एक बहुत बड़ी मतलब एक लॉबिंग है और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की एक परंपरा सी रही है। तो मुझे लगता है कि ये कॉलेज सबसे ज्यादा जो है, मुझे बहुत खराब लगा है सर। टारगेट मऊ के सबसे पुरातन इंटर कॉलेजेस में से एक है। शैलजा श्रीवास्तव इसकी फाउंडर प्रिंसिपल रही है 2007 तक, जब तक वो रिटायर नहीं हुई, अभी उनकी मृत्यु हुई है। हम पूरे जिले में नंबर 1 थे। उसके बाद 7 साल का एक गैप था, कोई नहीं था, किसी ने नौकरी के अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। मैं 2014 से, मैं फिर कह रही हूँ, मैं नौकरी नहीं करती, मैं शायद वो कॉलेज वाला जो एटीट्यूड आपका होता है ना, मैं दुनिया बदलने आई हूँ। तो मैं इन दुनिया बदल के, सर बहुत कमजोर बच्चे हैं जो आपको मंच पे दिखाई देते हैं, उनके घरों में जाके देखिए, ड्रेस के नीचे चप्पल नहीं होती है सर। मैं चप्पल प्रोवाइड करके लेकिन बात क्या है कि अगर मैं उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम के एनएफसीएस के बच्चों के साथ मुकाबला कराऊंगी और मेहनत करके उनको यहां से उठा के मजबूत नहीं करूंगी, तो मेरा बच्चा, सर इस वक्त एक बड़ी परेशानी हो गई है कि साइंस में यूपी बोर्ड के कार्यक्रम अलग नहीं होते, हमको एनसीएससी में सीबीएसई और चंद्रा पब्लिक के साथ खड़े होना पड़ता है। उनके पास एआई लैब है, मेरे पास कागज है, मैं कागज से चिड़िया नेते बाज लड़ावा ते मैं गुरु गोविंद कहावा। तो अगर ये गुरु गोविंद गलत है और अपने बच्चों को चिड़िया से बाज बनाने की कोशिश है, आप आइए, इसमें सहयोग करिए। कॉलेज को 2 बार प्रिंसिपल ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैंने उस घटना को डीआईएस ऑफिस पे, मेरे पास लेटर रखा हुआ है, मेरे पास सारे कागज हैं, तो इसलिए मैं डर नहीं रही हूँ। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने मैम से बस एक ही बात बोली, मैम ये बात बाहर जाएगी तो कॉलेज की बदनामी होगी। ये जो घटना हुई है, अगर बच्चे आक्रोशित थे तो मुझे एक बार बोला होता, मैं बच्चों से पर्सनल बात कर लेती। 21 नवंबर से लेकर 11 जनवरी तक एबीवीपी को डालने की जगह अगर प्रिंसिपल ये कहती कि ऋचा बार बार एबीवीपी वाले ज्ञापन दे रहे हैं, आओ एक मीटिंग कर लेते हैं, सब लोग मिल बैठ के कमरे, मंजू मैम, रिजवाना जी यही करती थी। जब बच्चे कभी आक्रोशित होते थे, मोबाइल पकड़े जाते थे, कोई बात होती थी, तो बच्चों के पेरेंट्स को बुला लेती, मैं रहती, क्लास टीचर बैठती, आप लोग मतलब जो हमारे डीआईएस सर आ जाते, ये मामला कमरे के अंदर सॉल्व हो जाता। एक सेफ्टी वाल्व होता, हाँ, जिससे प्रेशर रिलीज हो जाता और ये चीजें इस रूप में नहीं आती। मुझे एक नोटिस दे देते कि ऋचा जी आपका व्यवहार खराब था, आपने इस तारीख को बच्चों को डांटा था, बच्चे आपसे आक्रोशित हैं, आपने सीधे सस्पेंशन किया है, मुझे पता भी नहीं चला कि 8 तारीख के पहले कौन नाराज है कौन नहीं नाराज है। तो एक बार जो बच्चों का एक आरोप ये भी था कि मैडम इतनी रसूखदार हैं कि वो मैनेज कर लेती हैं, इस पे क्या कहना है आप, किस प्रकार के मैनेज करेंगे? मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, मम्मी है, बेटा है, मैनेज करने के, मैं अभी तक इस सस्पेंशन के बाद किसी अधिकारी के पास नहीं गई। मैं सिर्फ अपने कागज यहाँ पे रेडी करके बैठी हूँ। जब कमेटी ने मुझे बुलाया तो मैं गई, मैंने लिख के दे दिया। दोबारा कमेटी मुझे बुलाएगी, मैं बिल्कुल डिपार्टमेंट की बंदी हूँ, मैं 1% रसूखदार नहीं हूँ, मैंने कभी अपने पिताजी का नाम यूज नहीं किया, मैं सिर्फ काम करती हूँ। ये एक पूरी कोशिश है कि जो कॉलेज के कार्यक्रम बंद हुए हैं उसी तरह से बाहर भी सोनी थापा ऋचा त्रिपाठी के साथ जाना बंद कर दे, और मेरे जाने के बाद वही होगा जो शैलजा जी के जाने के बाद हुआ। कॉलेज सांस्कृतिक, मानसिक, वैज्ञानिक रूप से एक शून्यता में चला जाएगा और हमारे सारे प्राइजेस जो एक हिंदी मीडियम का कॉलेज उठाता है, तालिमुद्दीन डीएवी प्राइज नहीं उठाते हमसे ज्यादा, हम उनसे उठाते हैं, हमको हटा के ये सारे प्राइज एलएफसीएस, चंद्रा और सनबीम को चले जाएंगे। नहीं निसंदेह आपका योगदान, आपकी कर्मठता, ये सब लोग अच्छा करते हैं। बस वन लाइनर आंसर मैम, थोड़ा इंटरव्यू लंबा हो जाएगा और लोग आपसे मिलने आएंगे आज।
तो मेरा ये कहना है कि जैसे एक कॉलेज का आरोप रहा है, कॉलेज में कुछ लोगों का, विरोधियों का आरोप रहा है, तो बस एक एक लाइन का जवाब दीजिएगा कि जैसे आपकी प्रिंसिपल डॉक्टर सुशीला जी का ये कहना है कि जब ड्यूटी वगैरह में हम लोग लगाते हैं, एग्जामिनेशन वगैरह में ड्यूटी, तो वो करने से बचती हैं और हायरार्की का उल्लंघन करती हैं, प्रोटोकॉल का वायलेशन करती हैं। इस पे आपका क्या कहना है, बहुत संक्षिप्त में? एक लाइन बोलूंगी, आपको एक लेटर भेज दे रही हूँ। मेरे पर डीआईएस सर का आदेश है, लिखित आदेश है, ऋचा त्रिपाठी शिक्षणेतर कार्य नहीं करेंगी, क्योंकि वो जेल में और यहाँ पर दोनों जगह ड्यूटी करती हैं, तो उनको शिक्षणेतर कार्य में ना लगाया जाए। वो केवल 2 कालांश, अंतिम कालांश पढ़ाएंगी। इस आदेश को उनके हाथ में दे देती हूँ और कहती हूँ कि मैम, पढ़ाने का जो भी काम है दे दीजिए, पढ़ाने के अतिरिक्त मेरा आदेश है। ये मुझे दिया गया है क्योंकि मैं जो जिले के पूरे नोडल के कार्यक्रम और जेल और यहाँ पे डील कर रही हूँ, मेरे नाम पर वो आदेश लिखित है। और परिसर में एक और आरोप लगता है विरोधियों से कि जो प्रिंसिपल बनाम प्रबंधक चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रबंधक के आप साथ हैं, प्रबंधक के नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, तो ये भी उन लोगों का आरोप है कि वो प्रिंसिपल का न मान के प्रबंधक का मानती। इसके बारे में क्या कहना है? सर, मैं सिर्फ कॉलेज के झंडे को मानती हूँ। जैसे एक सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है, 32,000 की तनख्वाह के लिए नहीं लड़ता, तो कॉलेज के दरवाजे पे जो सोनी धापा लिखा है, मैं उसके लिए लड़ती हूँ। और मैं हर जगह सिर्फ यही कहती हूँ कि मैं नहीं हूँ, सोनी धापा हूँ। जब यहाँ बहुत बढ़िया मैडम, एक चीज और कहना है कि ये जो कोचिंग वाला विवाद है, इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या वास्तव में आप कोचिंग पढ़ाती हैं या नहीं? सर, आपके पास कैमरा है, ऊपर तक जाके, ये मेरा एक ही घर है, इलाहाबाद में एक छोटी सी जमीन है जहाँ पे मकान नहीं बना है। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, मेरे घर में कोई कोचिंग नहीं चलती है। वहीं आपके एक ये भी आरोप है, आप ठीक है कोचिंग नहीं पढ़ाती हैं, कि प्रतिभा सिंह जी कोचिंग पढ़ाती हैं और विगत 34 साल से उनके घर में ही कोचिंग चलती है और प्रज्ञा कोचिंग वो पढ़ाती हैं और उसे लाभ भी लेती हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये सीधा सीधा एक आरोप है। आप कभी भी उनके जाके चेक कर लेंगे, वो आपको बायो पढ़ाती हुई मिलेंगी। मैं सीधे कह रही हूँ कि मैं कोई भी कोचिंग नहीं पढ़ाती हूँ और पढ़ाने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि मम्मी मृत प्राय है, तो उनकी देखभाल ज्यादा जरूरी है। 11,000 पे काम वाली है और प्लस उसके अतिरिक्त लैट्रिन बाथरूम सब मैं करती हूँ। नहीं, बहुत धन्यवाद, मैडम ने मुझे समय दिया। और मैडम का ये सीधा सीधा कहना है कि ये कहीं से कहीं कॉन्स्पिरेसी हुआ है इनके अगेंस्ट, और कोचिंग वाला जो विवाद है उसमें भी इन्होंने एक्सपोज किया है एक अपने अपोनेंट कहिए या जो भी सहायक कहिए, सहयोगी कहिए, तो ये बात मैडम ने रखी है। और जो कॉलेज में मीना गुप्ता की भी कोचिंग चलती है, मीना और गुप्ता कला की, उसका नाम है वीना आर्ट गैलरी, मुंशीपुरा में उनके घर में चल रही है, बोर्ड लगा के। ये एडेड अध्यापिकाएं हैं और बोर्ड लगा के उनके स्वयं के घर में और लाभ का काम कर रही हैं, वो कोचिंग से धनोपार्जन कर रही हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय में कोई भी टीचर कोचिंग नहीं पढ़ाती, केवल ये दोनों पढ़ाते। तो ये एक बड़ा आरोप है। तो कहीं ना कहीं इसी का शिकार, एक द्वंद का शिकार, आपसी क्लेश का शिकार, नारी न मोहे नारी का रूपा, कहीं ना कहीं उसका विस्तार हम लोग देखने को पा रहे हैं। मैडम ने जो विद्यार्थी परिषद पे कहा, तो मैंने कहा कि परिषद का तो काम है छात्र आंदोलन और छात्रों का एक काम है इस तरह के चीजों में सहभागिता, लेकिन उसका जो एंगल मैडम ने पॉलिटिकल लगाया कि उनकी मदर पहले एबीवीपी में थी और उनका बेटा प्रदेश स्तर का मंत्री है, तो वो इन्वॉल्व हुआ अपने पर्सनल रीजन की वजह से। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, वो जितने भी वीडियोस हैं उनको रोकने की जगह कि कॉलेज की बदनामी ना हो, उनके पति है सरोज कुमार गुप्ता, वीरा गुप्ता, वो सारे वीडियो अपने अकाउंट पे डाल के उसको फैला रही है कि आओ देखो कि कॉलेज में क्या। तो पूरे जिले का नहीं बल्कि ये पूरे प्रदेश लेवल की एक बात हो गई है और अध्यापकगण इसकी चर्चा कर रहे हैं हर जगह। तो चर्चा जब हम लोग सुने, वीडियो देखे, तो बात कहना चाहूंगी, कोई भी टीचर पढ़ाने से डरेगा। सर, कई स्कूल हैं जिले में जो कैमरे पे नहीं है, बेसिक स्कूल कैमरे पे नहीं है। मैं तो ये घटना हुई तो मैं तो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवा लूंगी और निकाली भी जाएगी। सर, ये सोचिए कि कल मैं आपके बेटे को डांट दूं और उस वक्त अगर आप मुझे सस्पेंड कराएं या मेरे ऊपर एफआईआर करें, तो आज के बाद, इस घटना के बाद, कोई भी टीचर, महिला टीचर पुरुष को, पुरुष टीचर महिला को, महिला को, अभी तो सर समलैंगिक संबंध का कॉन्सेप्ट नहीं आया अमेरिका वाला, अगर ये आरोप लगने लग गए तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं सिर्फ इस वक्त महादेवी वर्मा की एक कविता अपने अकाउंट पे डाल के उसका जाप कर रही हूँ हनुमान चालीसा की तरह। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। लोग कह रहे रसूखदार है, मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं सिर्फ भगवान का नाम ले रही हूँ। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला।
और होंगे चरण हारे, लौटते जो दे मूल को संकल्प सारे। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ठीक है सर, अकेले हैं, 1 लाख करोड़ पे डांस कराया है, हार नहीं मानेंगे। डिपार्टमेंट से उम्मीद करेंगे इसके बाद भी सोनी थापा को सांस्कृतिक कार्यक्रम मिले और हम अपने बच्चों को लेकर पूरे भारत में नहीं, कल कोशिश करिए कि हमारे बच्चे नेशनल तक गए हैं और हम फिर नेशनल तक कॉलेज को लेकर। तो मैडम का निलंबन तो हो चुका है, अभी बर्खास्त करने के लिए बच्चे लगे हैं। अब मैडम अपने निलंबन को वापस कराने के लगी हैं और डीआरएस की तरफ से त्रिस्तरीय 3 लोगों का एक दल बना है जो जांच करेगा, रिपोर्ट 2 लोगों का दल बना है जो जांच करेगा, रिपोर्ट करेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा, युग का जुआ मत देख दाएं और बाएं, मत झांक बगले, अगर कुछ देखना है तो देख वो वृषभ कंधे जिन्हें देता चुनौती खड़ा खुद का जुआ, जिन्हें देता चुनौती खड़ा खुद का जुआ। तो जीत उनको ही मिली जो हार से जमकर लड़े हैं, हार के भैंसे डिगे जो वो धराशायी पड़े हैं। हर विजय संकल्प की वह पूछती देखी गई है, वो किनारे ही रहे जो सिंधु को थामे खड़े हैं, वो किनारे ही रहे जो सिंधु को थामे। तो मैडम के तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं, मैडम का एक पक्ष है, इस पक्ष को हम लोग अच्छे से सुन लिए। जीवन में कोई भी विद्यालय के अतिरिक्त 1 रुपए में किसी कार्य से नहीं लूंगी। कभी 4 बच्चों को पढ़ाती, पकड़ी भी गई तो वो अवैतनिक होगा, क्योंकि गुरु पढ़ा